एक बेहद भरा हुआ शोर शराबे वाला बाजार है। हाँ, मतलब बिल्कुल भीड़ भाड़ और आवाजों से भरा हुआ। सही कहा। तो एक आम इंसान वहां अनाज खरीदने जाता है, दुकानदार तराजू में गेहूं तौलता है, लेकिन चालाकी से वजन 1 ग्राम कम कर देता है। जो कि आज के दौर में बहुत ही आम सी बात लगती है। बिल्कुल, आज शायद हम इसकी शिकायत कंज्यूमर कोर्ट में करें। पर उस वक्त के दिल्ली में अगर सुल्तान के खुफिया जासूसों ने उस दुकानदार को पकड़ लिया तो सजा जुर्माना नहीं थी। सजा ये थी कि उस दुकानदार के जिस्म से ठीक 1 ग्राम गोश्त काट लिया जाएगा। बाप रे, ये सुनने में तो किसी डरावनी कहानी जैसा लगता है ना? पर ये उस दौर की अर्थव्यवस्था का एक सच्चा डॉक्यूमेंट किया हुआ हिस्सा था। सही बात है। एक ऐसी निर्दय आर्थिक नीति जिसका मकसद आम जनता की भलाई तो बिल्कुल नहीं था, बल्कि दुनिया की सबसे खतरनाक सेनाओं में से एक का पेट पालना था। और यही वो विरोधाभास है जो आज की इस गहन चर्चा का केंद्र है। तो सबसे पहले मैं अपने सुनने वालों का इस गहराई से विश्लेषण में स्वागत करता हूं। और आज हमारे पास इस विषय पर बात करने के लिए बहुत ही दिलचस्प सोर्सेज हैं। हाँ, आज हम जिन सोर्सेज की तह तक जा रहे हैं उनमें शामिल हैं दिल्ली सल्तनत और अमीर खुसरो पर विस्तृत विकिपीडिया आलेख, और साथ ही अलाउद्दीन खिलजी के सैन्य सुधारों यानी मिलिट्री रिफॉर्म्स पर लिखा गया एक बेहद गहन शोध पत्र। यानी पूरी तरह से तथ्यों पर आधारित चर्चा होने वाली है। बिल्कुल। हमारा मिशन एक ऐसे साम्राज्य को समझना है जो लगभग 300 सालों तक चला। एक ऐसा साम्राज्य जिसने एक तरफ अपनी तलवार और ताकत के दम पर राज किया, और दूसरी तरफ ठीक उसी खून खराबे के बीच भारत की आधुनिक संस्कृति को जन्म दिया, जैसे सितार की धुन हो गई या कव्वाली का संगीत और हिंदावी भाषा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं और कहानी की शुरुआत करते हैं साल 1206 से, जब दिल्ली सल्तनत की नींव रखी गई थी। 1206? ये एक ऐसा साल था जिसने आगे के कई 100 सालों का रास्ता तय कर दिया था। मोहम्मद गोरी की हत्या के बाद उसके एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली थी ना? हाँ, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सल्तनत की शुरुआत किसी पुराने राजशाही परिवार से नहीं हुई थी, बल्कि ममलूक यानी गुलाम शासकों से हुई थी। ये मेरे दिमाग में एक आधुनिक स्टार्टअप की तरह आता है। एक स्टार्टअप? वो कैसे? जैसे आजकल कोई नया स्टार्टअप शुरू होता है, उसके पास कोई लेगेसी या पुराना बैकअप नहीं होता और शुरुआत से ही उसे मार्केट के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर्स का सामना करना पड़ता है। अच्छा, समझ गई। जब दिल्ली सल्तनत शुरू हुई तो उन्हें अपना अस्तित्व बचाने के लिए शुरुआत से ही दुनिया के सबसे खतरनाक दुश्मनों का सामना करना पड़ा, और वो थे मंगोल। और मंगोलों का वो खतरा कोई आम खतरा तो था नहीं। अगर हम इसको बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो पता चलता है कि मध्य एशिया में यानी सेंट्रल एशिया में जंगीज खान और उसके बाद के मंगोल आक्रमणों के कारण वहां की पूरी व्यवस्था तहस नहस हो चुकी थी। पूरे के पूरे शहर मिट्टी में मिला दिए गए थे। बिल्कुल, वहां से लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। विद्वान, कवि, कुशल शिल्पकार और अनुभवी सैनिक, ये सब एक सुरक्षित जगह की तलाश में थे, और उनके लिए उस वक्त दिल्ली एक आश्रय स्थल बन गया था, एक सेफ हेवन। सही कहा। सल्तनत ने इन शरणार्थियों का स्वागत किया। इससे हुआ ये कि अचानक से दिल्ली एक ग्लोबल हब बन गया जहां अलग अलग संस्कृतियों के लोग आ बसे। ये तो वो बात हो गई कि सेंट्रल एशिया के ब्रेन ड्रेन का सीधा फायदा दिल्ली को मिला। हाँ, एक तरह से वही हुआ। लेकिन सिर्फ कुशल आबादी मिलना काफी तो नहीं था ना। मंगोलों की सेना लगातार बॉर्डर्स पर हमले कर रही थी। तो इस नए स्टार्टअप ने खुद को तबाह होने से बचाया कैसे? क्योंकि उस डर के माहौल में किसी भी कला या संस्कृति के पनपने के लिए पहले एक साम्राज्य का जिंदा रहना जरूरी है। और जिंदा रहने की इस जद्दोजहद ने ही सल्तनत को अपनी पूरी स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर किया। पुराने तरीके अब उनके काम नहीं आ सकते थे। पुराने तरीके मतलब? देखिए, पहले सेना अमीरों या जमींदारों पर निर्भर होती थी। इसे इक्ता सिस्टम कहते थे। एक मिनट, ये इक्ता सिस्टम प्रैक्टिकली काम कैसे करता था उस वक्त? असल में सुल्तान अपने अमीरों को जमीन का एक बड़ा हिस्सा देता था जिसे इक्ता कहते थे। उस जमीन से जो टैक्स आता था उससे अमीर को अपने लिए और सुल्तान के लिए एक सेना और अच्छे घोड़े मेंटेन करने होते थे। सुनने में तो सिस्टम ठीक लग रहा है। थ्योरी में ठीक था, पर रियलिटी में बहुत फर्क था। ये अमीर बहुत भ्रष्ट थे। वो टैक्स का सारा पैसा अपनी अय्याशी में उड़ा देते थे। ओह, मतलब सेना पे खर्च नहीं करते थे? बिल्कुल नहीं। और जब युद्ध का वक्त आता तो वो अरबी घोड़ों की जगह घाटिया, बीमार घोड़े और अनाड़ी सैनिक लेकर आ जाते थे। तो ऐसे में मंगोलों जैसे तेज और खतरनाक दुश्मन के सामने ये ढीली व्यवस्था बिल्कुल टिक नहीं सकती थी। सही पकड़ा आपने। और यहीं पर एंट्री होती है अलाउद्दीन खिलजी की।
अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने 1290 से 1320 तक राज किया था। हाँ, उसने इस समस्या को बहुत करीब से देखा और अपनी सेना में दो बहुत ही शानदार और स्ट्रिक्ट सुधार किए। एक था दाग और दूसरा था चेहरा। बिल्कुल, दाग यानी घोड़ों पर शाही मोहर या दाग लगाना। खिलजी ने ये नियम बनाया कि हर शाही घोड़े को गरम लोहे से दागा जाएगा। इसका मकसद बहुत साफ था कि युद्ध के वक्त या इंस्पेक्शन के वक्त अमीर लोग अपने बीमार घोड़े दिखाकर अच्छे घोड़ों का पैसा ना वसूल सकें। एक बार घोड़े पर शाही मोहर लग गई तो उसे किसी और आम घोड़े से बदला नहीं जा सकता था। और दूसरा सुधार था चेहरा, जिसमें हर सैनिक का पूरा विवरण, उसका हुलिया, उसके चेहरे के निशान एक ऑफिशियल रजिस्टर में लिखा जाता था। हाँ, एक पूरा डिस्क्रिप्टिव रोल बनता था। अगर मैं इसे आज के जमाने से जोड़ूं तो ये बिल्कुल किसी मॉडर्न कॉर्पोरेट एचआर सिस्टम जैसा था। वाह, ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। जैसे आज अटेंडेंस ट्रैक करने के लिए बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट या फेस स्कैन होता है ताकि कोई फर्जी इंप्लॉई सैलरी ना ले सके, तो खिलजी ने 750 साल पहले फर्जी सैनिकों को रोकने के लिए अपना खुद का बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया था। ये तुलना सच में बिल्कुल सटीक है। इन सुधारों ने सेना से भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ दिया। खिलजी ने उन अमीरों को बीच से हटा ही दिया, सीधे राजकोष से जोड़ दिया। हाँ, उसने एक स्टैंडिंग आर्मी यानी स्थायी सेना बनाई। ये ऐसी सेना थी जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहती थी। और सबसे जरूरी बात, इसे सीधे खजाने से नकद वेतन मिलता था। कैश सैलरी? बिल्कुल। इस एक कदम ने पूरी सेना की वफादारी किसी अमीर या जमींदार के बजाय सीधे सुल्तान के प्रति तय कर दी। और हमारे शोध पत्र के सोर्सेज बताते हैं कि यह सेना छोटी मोटी नहीं थी। इसमें लगभग 4,75,000 घुड़सवार शामिल थे। लेकिन रुकिए, एक मिनट, ये बात लॉजिक के बिल्कुल खिलाफ लगती है। क्यों? करीब 5 लाख की सेना और सबको रेगुलर नकद वेतन यानी पूरे कैश में सैलरी दी जा रही थी। एक इतनी बड़ी सेना को लगातार कैश देना तो किसी भी साम्राज्य को बैंक्रप्सी की तरफ ढकेल देता। सही सवाल है। सल्तनत का राजकोष खाली क्यों नहीं हुआ? ये इकोनॉमिक्स तो मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। और यहीं पर अलाउद्दीन खलजी का वो खतरनाक दिमाग सामने आता है। देखिए, खलजी बहुत अच्छे से जानता था कि अगर सेना को ज्यादा वेतन दिया तो खजाना खाली हो जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है, उसने सैलरी कम रखी होगी। हाँ, लेकिन अगर वेतन कम किया तो सैनिक उस महंगाई में गुजारा नहीं कर पाएंगे और बगावत कर देंगे। इस समस्या का उसने एक बेहद सख्त हल निकाला। उसने क्या किया? उसने सैनिकों का वेतन बहुत कम रखा, लेकिन उस कम वेतन में उनका आराम से गुजारा हो सके, इसके लिए उसने पूरे बाजार की कीमतों को अपने हिसाब से फिक्स कर दिया। गेहूं, चावल, तेल, यहाँ तक कि घोड़ों और दांसों की कीमत भी तय कर दी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसने इन्फ्लेशन को आर्टिफिशियली जीरो पर लाकर लॉक कर दिया? एकदम सही। लेकिन प्रैक्टिकल दुनिया में आप सिर्फ नियम बनाकर महंगाई को नहीं रोक सकते। अगर कीमतें जबरदस्ती कम रखी जाएंगी तो व्यापारी सामान छुपाने लगेंगे और एक बड़ा चोर बाजार खड़ा हो जाएगा। उसने इस होर्डिंग को कैसे रोका? यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि खिलजी ने इसको डर और आतंक के जरिए रोका, जैसा कि आपने शो के शुरू में जिक्र किया था। वो गोश्त काटने वाली बात? हाँ, उसने शाहनाए मंडी नाम का एक नया अधिकारी नियुक्त किया। पूरे दिल्ली में जासूसों का एक जाल बिछा दिया गया जो आम लोगों के भेस में बाजारों में घूमते थे। तो किसान और व्यापारी पूरी तरह से कंट्रोल में थे? था कि वो अपना अनाज तयशुदा कीमतों पर ही बेचेंगे। जमाखोरी या होर्डिंग की सजा सीधे मौत थी। यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि सुल्तानत ने या कहें खिलजी ने ये समझ लिया था कि महंगाई सिर्फ एक आर्थिक समस्या नहीं है, ये एक सैन्य समस्या है। सही बात है। महंगाई सेना की वफादारी को तोड़ सकती थी। इसलिए तय कीमत से ज्यादा पर सामान बेचना या वजन में दंडी मारना सीधे मौत या जिस्म से गोश्त काट लेने जैसी सजा को बुलावा देना था। ये आम जनता की भलाई के लिए किया गया कोई वेलफेयर स्कीम नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये प्योर रूथलेसनेस थी। सेना को सस्ता रखने के लिए पूरे बाजार का गला घोट दिया गया। एकदम सही विश्लेषण है आपका। उसने आर्थिक और सैन्य ताकत के बीच एक ऐसा आतंकित करने वाला बैलेंस बनाया जिसने उसे एक विशाल और वफादार सेना दी, जिसका असर युद्ध के मैदान में दिखा। हाँ, इस सेना ने लगातार कई बार मंगोलों के हमलों को नाकाम किया, उन्हें हराया और हत्ता कि दक्षिण भारत में वरंगल और मदुराई तक सल्तनत का विस्तार किया। एक मजबूत लेकिन बेहद निर्दयी साम्राज्य खड़ा हो चुका था। और इस कड़ी और खूंखार राजनीति के बीच एक ऐसा विरोधाभास जन्म ले रहा था जो बिल्कुल ही अलग दिशा में था। आप संस्कृति की बात कर रहे हैं ना? हाँ, ध्यान दीजिए,
एक तरफ जहां बाजारों को निर्दयतापूर्वक नियंत्रित किया जा रहा था, गोश्त काटा जा रहा था, खूनी युद्ध चल रहे थे, ठीक उसी दरबार के आंगन में भारत की संस्कृति का सबसे खूबसूरत रूप आकार ले रहा था। ये सच में एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट है। और इस सांस्कृतिक क्रांति का चेहरा थे अमीर खुसरो, जिन्हें तूती-ए-हिंद यानी पैरट ऑफ इंडिया कहा जाता था। अमीर खुसरो का आना सच में इस दौर की एक सबसे बड़ी धरोहर है। वो उस ब्रेन ड्रेन और माइग्रेशन का एक सजीव उदाहरण थे जिसका जिक्र हमने पहले किया था। थे जो मंगोल हमलों से बचकर मध्य एशिया से आए थे और उनकी माँ एक हिंदुस्तानी थी। तो उनके घर में ही दो अलग दुनिया मिल रही थी। बिल्कुल। खुसरो अपने आप में उस वक्त पनप रही इंडो इस्लामिक संस्कृति का एक सच्ची मल्टीकल्चरल आइडेंटिटी का जीता जागता प्रतीक थे। उनके योगदान की जो लिस्ट हमारे सोर्सेज में दी गई है वो सच में दिमाग चकराने वाली है। संगीत, साहित्य, भाषा, हर जगह उनका असर है। पर मैं ये समझना चाहता हूँ कि उन्होंने प्रैक्टिकली संगीत में नया क्या किया। मैंने सुना है उन्होंने नए इंस्ट्रूमेंट बनाए। हाँ, खुसरो को अलग अलग संस्कृतियों की गहरी समझ थी। देखिए, उस वक्त भारत में एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट बजता था जिसे त्रितंत्री वीणा कहते थे, जिसमें 3 तार होते थे। सही कहा, और जिसका आकार थोड़ा भारी होता था। अब खुसरो को पर्शियन और अरेबिक धुनों को भी बजाना था जो भारतीय क्लासिकल संगीत से काफी अलग थीं, तो उन्होंने उस वीणा में बदलाव किए। किस तरह के बदलाव? उन्होंने उसके पर्दे यानी फ्रेट्स की सेटिंग को बदला, उसके आकार को थोड़ा मॉडिफाई किया ताकि उस पर फास्ट और कॉम्प्लेक्स पर्शियन धुनों को इजीली बजाया जा सके। उन्होंने इस नए रूप को पर्शियन भाषा में नाम दिया सितार। सितार यानी 3? हाँ, से का मतलब 3 और तार का मतलब स्ट्रिंग। और यही सितार सदियों के सफर के बाद हमारा आज का आधुनिक सितार बन गया। ओह वाओ! तो सितार की इन्वेंशन वहां से आती है। और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट्स नहीं, जो कव्वाली हम आज सुनते हैं, उसकी टेक्निकल शुरुआत भी उन्हीं के हाथों हुई थी ना। वो कैसे हुआ? देखिए, खुसरो एक सूफी थे। वो सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया के सबसे चहीते शिष्य थे। सूफी परंपरा में परमात्मा की इबादत संगीत के जरिए की जाती थी। तो खुसरो ने क्या किया कि अरबी और पर्शियन की जो क्लासिकल कविताएं थीं, उन्हें उठाया और भारत की जो भजन गाने की परंपरा थी, उसकी धुन और लय में मिला दिया। एक तरह का म्यूजिकल फ्यूजन कर दिया। बिल्कुल। उन्होंने इस फ्यूजन में एक खास रिदम डाली जिसे आज हम कव्वाली का क्लासिकल फॉर्म मानते हैं। उन्होंने तराना और त्रिवत जैसे गाने के नए स्टाइल्स भी इजाद किए जो आगे चलकर शास्त्रीय संगीत का अटूट हिस्सा बन गए। ये फ्यूजन भाषा में भी देखने को मिलता है। हालांकि वो राज दरबार के कवि थे और उनकी ऑफिशियल भाषा पर्शियन थी, पर उन्होंने आम जनता की भाषा में लिखना शुरू किया, जिसे हिंदवी कहा जाता था। हाँ, हिंदावी, जिसे हिंदी और उर्दू दोनों की मां मानी जाती है। उनकी लिखी हुई पहेलियां और गीत जैसे छाप तिलक सब छीनी आज 700 साल बाद भी उत्तर भारत के गांवों में और दरगाहों में गाई जाते हैं। ये उनकी कला की ताकत है। लेकिन एक मिनट, यहां मेरे दिमाग में एक बहुत ही बेसिक सा सवाल घूम रहा है। पूछिए, क्या सवाल है? एक कवि, एक संगीतकार, एक ऐसे दरबार में जहां जरा सी खता पर गर्दन उड़ा दी जाती थी, जहां खिलजी जैसे सुल्तानों ने सत्ता पाने के लिए अपने ही चाचा का कत्ल कर दिया था। खून खराबा तो बहुत था। वही तो, ऐसे आतंक वाले माहौल में अमीर खुसरो आराम से बलबन, जलालुद्दीन, अलाउद्दीन खिलजी से लेकर तुगलक तक, मतलब लगभग 7 से ज्यादा सुल्तानों के दरबार में जिंदा कैसे रहे? उनका सर क्यों नहीं काटा गया? इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है कि सत्ता और कला का आपस में आखिर क्या रिश्ता है। खुसरो के जिंदा रहने का सबसे बड़ा राज उनकी बहुभाषी क्षमता और उनका सूफी दर्शन था। थोड़ा और समझाइए इसको। देखिए, एक तरफ सुल्तानों को एक ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उनकी जीतों का गुणगान कर सके, उनकी शान में कविताएं लिख सके, और खुसरो इसमें माहिर थे। वो बहुत अच्छे से जानते थे कि दरबार में कैसे बोलना है। लेकिन उनकी आत्मा इन सुल्तानों की गुलाम नहीं थी। मतलब वो दरबार में फिजिकली मौजूद थे, पर मेंटली और स्पिरिचुअली राजनीति से ऊपर थे। ठीक कहा आपने। उनकी असली रूहानी वफादारी सिर्फ अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया के प्रति थी। उन्होंने खुद को राजनीति के खून खराबे, साजिशों और पावर स्ट्रगल से पूरी तरह अलग रखा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। खुसरो ने दिखाया कि सत्ता और कला एक ही छत के नीचे अलग अलग आयामों में जी सकते हैं। सुल्तानों की गर्दनें कटती रहीं, पर खुसरो अपने संगीत और क्षमता की वजह से हर नए शासक के लिए जरूरी बन गए। तो ये एक अजीब तरह की परस्पर निर्भरता थी।
एक तरफ खिलजी की आतंकित करने वाली सेना ने भारी दुश्मनों को रोककर एक सुरक्षित माहौल बनाया और उसी माहौल के अंदर खुसरो जैसे कलाकारों को पनपने का मौका मिला। सही बात है। लेकिन यहाँ पर हमें इन सोर्सेज के आधार पर थोड़ा और निष्पक्ष होना पड़ेगा। हम किसी एक साइड को डिफेंड नहीं कर सकते। बिल्कुल, हमें पूरी तस्वीर देखनी होगी। क्योंकि जब हम दिल्ली सल्तनत के इस पूरे 300 साल के स्पैन को देखते हैं तो ये तस्वीर सिर्फ बाजारों और सितारों की नहीं है। ये विरोधाभास बहुत गहरा और तकलीफदेह भी है। एक ऐसी लेगेसी जहाँ विनाश और निर्माण दोनों पैरेलल चल रहे थे। जी हाँ, इतिहास का सामना करते वक्त हम उसके अंधेरे हिस्सों को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते। हमारे सोर्सेज क्लियरली बताते हैं कि सल्तनत के विस्तार के दौरान बड़े पैमाने पर विनाश हुआ। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। हाँ, मंदिरों का टूटा जाना एक आम युद्ध नीति थी, चाहे वो सोमनाथ का मंदिर हो, काशी हो या दक्षिण में मदुरै में हुई भारी लूटपाट। और सिर्फ मंदिर नहीं, आम नागरिकों का जीवन भी भयंकर रूप से प्रभावित हुआ था। और अगर खून खराबे की बात करें तो 1398 यानी 1398 में तिमुर द्वारा दिल्ली में जो नरसंहार किया गया वो इतिहास के सबसे काले पन्नों में से एक है। वो बहुत ही भयावह दौर था। सोर्सेस कहते हैं कि तिमुर ने वहां 1 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल किया था। पूरा शहर लाशों से भर गया था। दिल्ली को इस आफत से उभरकर वापस खड़ा होने में सालों लग गए थे। ये आक्रमण और डिस्ट्रक्शन उस दौर की कड़वी सच्चाई थे। पर चूंकि हम पूरी पिक्चर देख रहे हैं और सोर्सेस को निष्पक्ष रूप से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये भी जिक्र करना जरूरी है कि इसी कॉम्प्लेक्स दौर में ऐसी कंस्ट्रक्टिव धरोहरों का निर्माण भी हो रहा था जो आज भारत की पहचान है। जैसे कि आकर्षक इमारतें। हाँ, आर्किटेक्चर को ही देख लीजिए। कुतुब मीनार का बनना, डोम्स यानी गुंबद और आर्चेस का इस्तेमाल शुरू होना, इसने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर नाम की एक बिल्कुल नई शैली को जन्म दिया। अच्छा, और आर्थिक फ्रंट पर भी चीजें बदल रही थी ना। एंगस मेडिसन जैसे इतिहासकारों के जो एस्टिमेट्स हमें सोर्सेज में मिलते हैं वो बताते हैं कि इस दौर में भारत की आबादी में लगातार बढ़ोतरी हुई। उनका क्या आंकड़ा है आबादी का? उनके हिसाब से करीब 85 मिलियन से बढ़कर आबादी 101 मिलियन तक पहुंच गई थी उस दौर में। और उस आबादी को बढ़ाने में नई तकनीकों का भी बड़ा हाथ था। स्पिनिंग व्हील यानी चरखा और गियर्ड वाटर व्हील्स जैसी तकनीकें इस दौर में भारत आईं, जिससे कपड़ा उद्योग और सिंचाई को बहुत बड़ा बूस्ट मिला। एक मिनट, मेरे दिमाग में एक वर्ड और घूम रहा है जो इन विकिपीडिया पेजेस पर बार बार आता है। मैं चाहता हूं कि इसको भी क्लियर कर लें। ये जिजिया क्या था? अच्छा, जिजिया। देखिए, जिजिया एक तरह का टैक्स था जो उस दौर में इस्लामिक शासकों द्वारा अपनी उन जनता पर लगाया जाता था जो नॉन मुस्लिम थे। एक रिलीजियस टैक्स था। हाँ, इसके बदले में उन्हें स्टेट की तरफ से सुरक्षा देने का वादा किया जाता था और सेना में जो अनिवार्य सेवा होती है उसे छूट मिलती थी। अब यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स विरोधाभास देखिए। कैसा है विरोधाभास? एक तरफ कुछ जगहों पर नए मंदिर बनाने पर अक्सर रोक लगाई जाती थी, पर वहीं सोर्सेज ये भी दिखाते हैं कि जिजिया देने के बाद पुराने मंदिरों की मरम्मत की और फेस्टिवल्स बनाने की इजाजत भी मिलती थी। मतलब ये पूरी तरह से ब्लैक एंड व्हाइट हिस्ट्री नहीं थी। ये हर मोड़ पर टेंशन, कॉम्प्रोमाइज और सर्वाइवल का एक बेहद जटिल दौर था, जहां विनाश और निर्माण दोनों एक साथ चल रहे थे। सही कहा। तो अगर हम इस पूरे गहरी चर्चा का एक निचोड़ निकालें, एक फाइनल समरी करें, तो हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत ने सैन्य और प्रशासन के जो बीज बोए, चाहे वो स्टैंडिंग आर्मी हो या बायोमेट्रिक जैसा चेहरा सिस्टम हो या फिर मार्केट रिफॉर्म्स हो, हाँ, उसने आने वाले साम्राज्यों को एक रेडीमेड ब्लूप्रिंट दे दिया। वहीं दूसरी तरफ अमीर खुसरो जैसी शख्सियतों ने इसी टकराव के बीच साउथ एशिया को एक ऐसी मिलीजुली संस्कृति दी जो आज भी जिंदा है। सच में ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास को देखने का कोई एक सीधा चश्मा नहीं होता। इतिहास सिर्फ राजाओं, उनकी तलवारों और युद्धों का नहीं होता। इतिहास उन नीतियों का और सबसे बढ़कर उन कलाओं का भी होता है जो इंसानी समाज को आगे बढ़ाती हैं। ये तो है। एक साम्राज्य आकर तो शायद अपनी तलवार से लेता है, पर वो पहचाना अपनी संस्कृति से ही जाता है। और इसी बात से एक आखिरी विचार मेरे जहन में आता है, एक ऐसा ख्याल जो इन्हीं सोर्सेज से निकलकर आता है पर हमें एक बिल्कुल नया नजरिया देता है। वो क्या है? देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने डर का इस्तेमाल करके जो निर्दयी बाजार सुधार लागू किए थे, जहां गोश्त काट लिया जाता था, उसकी वो सैन्य नियम, वो खौफनाक स्टैंडिंग आर्मी, वो सब उसकी मौत के कुछ ही समय बाद ताश के पत्तों की तरफ बिखर गए। हाँ, वो सिस्टम ज्यादा लंबा नहीं चला। खिलजी के कानून मिट्टी में मिल गए। लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी के दरबार में अमीर खुसरो ने जिस सितार को तराशा था और कव्वाली की जो पहली धुन बनाई थी,
वो आज 700 साल बाद भी हमारे दिलों में गूंज रही है। सही बात है, संगीत आज भी जिंदा है। तो एक पल के लिए सोचिए, आखिर सबसे ताकतवर और सच्ची स्टैंडिंग आर्मी किसकी होती है? एक साम्राज्य के राजा की, जो सिर्फ तलवार और डर से चलती है, या उसकी संस्कृति और कला की, जो बिना किसी खजाने के सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करती है?